नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बंगाल में भय हारा है, भरोसे की जीत हुई है। बंगाल की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने बंगाल के लोगों का भरोसा जीता। बंगाल में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 2/3 के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है। 15 साल के बाद बंगाल से दीदी की विदाई हो गई है। बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद विपक्ष में हड़कंप है। ममता बनर्जी जो कि खुद अपना चुनाव हार गई, बीजेपी की जीत को उन्होंने चुनावी लूट बता दिया। ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी बंगाल में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर वो सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भवानीपुर में हार के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी कमीशन बनकर काम किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटर में उनके एजेंट्स को घुसने नहीं दिया। उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. BJP এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে। 100টা more than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. Loot. We will bounce back. ममता बनर्जी ने कहा है कि 100 सीटें बीजेपी ने लूट ली। ममता बनर्जी के इस बयान का राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया। असम में हार का ठीकरा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़ दिया और कहा कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने वोट चोरी की है। उन्होंने आगे लिखा कि ममता बनर्जी के बयान से मैं सहमत हूं कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। हालांकि मैं ढूंढ रही थी कि क्या इसमें केरल का भी जिक्र है, क्या वहां पर भी कोई चुनाव की चोरी से सरकार बन गई है। लेकिन खैर, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हुई, संस्था की चोरी हुई, अब और चारा ही क्या है। इतना ही नहीं, बंगाल का रिजल्ट तो आया। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव को भी डर सता रहा है कि ममता बनर्जी के सपोर्ट में अखिलेश यादव भी उतरे। उन्होंने लिखा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे लेकर जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था। इसकी गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। सब जानते हैं क्या हुआ और सच क्या है। जनमत की खुली लूट कैसे हुई, घोर 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 निंदनीय। तो ये तो हुई विपक्ष की बात। अब शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, बीजेपी का क्या कह रहा है, ये जीत कैसे तय हुई, इसमें बीजेपी के संगठन ने कैसे काम किया, अमित शाह की लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्शन, इसमें सुनील बंसल का काम, इसमें किस तरीके से पूरी मशीनरी ने काम किया, वो बात की बात है। सबसे पहले बात विपक्ष की होनी चाहिए। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अजीत द्विवेदी जी है, अमिताभ तिवारी जी है। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। वही ईवीएम का रोना, वही वोट चोरी का रोना, फिर वही बात कहना कि 100 सीटों की चोरी हो गई है। राहुल गांधी पर मैं सबसे पहले बात करती हूँ। केरल का चुनाव भी तो जीता उन्होंने, कह दे वोट की चोरी हुई है। बंगाल में वोट चोरी, और वहां पर फिर क्या है, सीना चोरी। नहीं, ये एक तो बड़ी हिपोक्रेसी है और इससे कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आपत्तिजनक हैं। आप अपोजिशन हारने के बाद सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाता है, इसमें कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन आरोप लगाते हुए आप ऐसा काम मत करिए जिससे मतदाता का अपमान करें, आप इंस्टीट्यूशंस का अपमान करें, आप पूरे वोटर के सेंस को, उसके वोटिंग बिहेवियर को आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आप जहां हार रहे हैं वहीं वोट की लूट हो रही है और जहां आप जीत रहे हैं वहां मतदाता समझदार है। ऐसे इस तरह से खांचे में बांट करके आप मतदाता को नहीं देख सकते हैं।
पहली बात तो यह है कि आप इस तरह की बातें करके, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये पश्चिम बंगाल के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, वहां के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ऐसा अप्रत्याशित नतीजा आ गया है जिसकी उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे या जिसकी आधारभूमि वहां नहीं बन रही थी। फिर आप इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। इस बंगाल के चुनाव में आप देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें चुनाव आयोग इन्वॉल्व है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज इन्वॉल्व है। और हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, लेकिन कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स और भारत की न्यायपालिका तो ऐसी है जिसके प्रति लोगों का सम्मान है, लोगों की आस्था है। ये सब लगे हुए थे, इसके बावजूद आप कह रहे हैं, और इन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित की। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सीएपीएफ के जवान तैनात थे, हम पहली बार देखा मीनाक्षी जी, पिछली बार की गलतियों से ऐसा सबक लिया। पिछली बार जो दार्जिलिंग में गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे, उसके बाद सीएपीएफ ने इंश्योर किया कि कहीं ऐसी घटना नहीं हो। कोई एकदम उन लोगों ने बर्दाश्त किया। हम लोगों ने देखा वीडियो की लोग लाठी डंडे लेकर के और कार तोड़ रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, इसके बावजूद सीएपीएफ ने संयम बनाए रखा। तो आपने कोई एक इंसिडेंट बताइए जहां सीएपीएफ के जवानों ने किसी को बूथ पर वोट डालने जाने से रोका हो, किसी पोलिंग एजेंट को रोका हो, किसी काउंटिंग एजेंट को रोका हो। अरे सर, मैं हैरान हूं कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई। अभी ममता बनर्जी अगर ये कह रही है मेरे साथ मारपीट हुई, इतने सैकड़ों लोगों के साथ वो घूम रही हैं, एक प्रूफ दिखा दे, एक तस्वीर दिखा दे, एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे। अगर विपक्ष के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, और ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर नहीं घूम रहा है, अगर उनके साथ अभद्रता होती, अगर उनके साथ मारपीट होती, तो क्या कोई सबूत नहीं होता? इतना डेस्पिरेशन और डिलेमा में इस वक्त ममता बनर्जी है। मानती हूं बड़ा झटका लगा है, मानती हूं बड़ा झटका लगा है। दो बार शुभेंदु अधिकारी से हार गई, नंदीग्राम हार गई, भवानीपुर भी हार गई, अपने घर में हार गई। लेकिन समझिए, जनता ने उन्हें हराया है। ये जनता ने शुभेंदु अधिकारी को जिताया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, अब टीएमसी भी टूट जाएगी। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस और डिनायल, अमिताभ जी, ये तो चलिए नतीजा आया। आप तो डे वन से कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव जो है ममता बनर्जी के हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। अब वो कितना आगे तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आगे गया, 148 का आंकड़ा पार किया, तो फिर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी डिनायल मोड में है, पूरी टीएमसी विपक्ष डिनायल मोड में है। देखिए क्या है कि जैसा अजीत भाई साहब ने कहा है कि जनता तो जनार्दन है, जिसको वोट देगी वो जीतेगी। अब केरल में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया तो वो जीत गई, टीवी के एक नई पार्टी है उसको वोट दिया वो जीत गई है, और 2 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। अब बात यह है कि जो डिनायल मोड वाली बात है आपकी, कि अगर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सीरियस हैं अपने एलिगेशंस को लेकर के, तो उन्हें यूडीएफ की सरकार वहां पर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो जीते इसी ईवीएम से हैं। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी के आरोप लगा रही है, लोग उसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, कैसे लेंगे? तो भाई अगर आप सीरियस हैं अपने ही आरोपों के ऊपर, तो आप ये बोल दीजिए कि हमारे 102 एमएलए जो जीत करके आए हैं वो गलत तरीके से जीत करके आए हैं और हम ये चुनाव में नहीं जीतेंगे। वैसा तो वो करेंगे नहीं। तो अब बात आ जाती है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल होगी। तो उनके साथ कोई कैसे मारपीट कर सकता है? ना कोई मतलब कोई ऐसा प्रूफ दिख रहा है जैसा आपने पूछा, ना कोई ऐसा विजिबल साइंस है कि उनके साथ मारपीट हुई है। तीसरी बात है कि ये पूरा एक इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे, उनका ये था कि SIR डिलीशन हुआ है, वोट कम पड़ेंगे। अब वोट पड़ गए ज्यादा, 93% टर्नआउट हो गया। फिर नैरेटिव चला कि नहीं ये सिर्फ SIR डिलीशन का बेस इम्पैक्ट है, बेस इफेक्ट है, कोई वोट नहीं बढ़ा। फिर पता चला कि भाई 22 लाख वोट बढ़ गए, है ना। फिर हुआ कि नहीं 22 लाख वोट बढ़े हैं, लेकिन SIR से नाराज हैं लोग और हिंदू समाज भी नाराज है, और जो टर्नआउट बढ़ा है एक्चुअली ये SIR के खिलाफ है और बीजेपी को
इसका नुकसान होगा, वो भी नहीं हुआ रिजल्ट में। बिल्कुल अब फिर एक नया नैरेटिव कि भाई 100 सीटों की वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। तो भाई साहब ये वोट चोरी की जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो हर चुनाव में चुनाव के दर चुनाव बोलते जा रहे हैं, उसका कोई जनता पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। और फिर ममता बनर्जी का कहना, जब हार होती है तो उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। जब आपने एक बहुत बड़े सिस्टम को 34 साल के बाद, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ बोगस वोटिंग से जीती होंगी, लेकिन एक बोगस वोटिंग का भी एक एलिमेंट उनकी जीत में रहा होगा। जैसे ही वो बोगस वोटिंग का एलिमेंट एब्सेंट हो गया और सीएपीएफ की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, भय मुक्त हो गया और जो वोटर बाहर निकला, तो ये तो पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा प्रोसेस है, उसकी बहुत बड़ी जीत है। नहीं, ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि जितने पश्चिम बंगाल के वोटर हैं वो भी सब बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। ऐसा नहीं होता है ममता जी। आपने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, विपक्ष में भी शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये वोट चोरी का इल्जाम ना लगाइए, क्योंकि जितने आपके कैंडिडेट जीत कर आए हैं वो भी इसी ईवीएम के दम पर ही जीत कर आए हैं। सारे रिजाइन कर दें, सारे रिजाइन कर दें बिल्कुल कि ये इस सिस्टम में हमें भरोसा नहीं है, करेंगे क्या? कुछ भी। कमाल का ये एक नैरेटिव है जो विपक्ष चला रहा है सर। ईवीएम से उनको 41% वोट अपने खुद मिला है, उनको अपना कम वोट थोड़ी मिला है, तो 14% के करीब अन्य को वोट गया है। तो ये तो अगर जनता मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं ना कि कोई आदमी वोट इस तरह से ईवीएम सेट किया, इस तरह से मैनेज किया, आप क्या किस तरह से लूट की बात करें, किस तरह से लूट लिया गया। बिल्कुल ठीक। जो बाकी लोग जहां जिस तरह से जो दिख रहा था ग्राउंड पर, जो स्थितियां दिख रही थी कांग्रेस के तकरीबन 8.5% वोट जो है परसेंटेज में जो हम अभी दिखा रहे हैं, 8.5% वोट उनका घटा है, 7% वोट उनका घटा है। उनका 48 से घट के 41 पर आ गई हैं और उतना ही लगभग उसी अनुपात में बीजेपी के वोट बढ़े हैं। वो तो ये लगातार हम लोग यहीं बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जितना हिंदू वोट अभी दे रहा है उसमें 5, 6, 7 और बढ़ जाएगा तो ममता बीजेपी जीत जाएगी। वही हो गया, वो क्या, वो तो हो गया और वो जीत गई, उसमें क्या, इसमें बहुत मतलब इसे हर कोई एसेस कर पा रहा था, एनालाइज कर पा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं कर पा रही थी। और जब उन्होंने अपनी सीट हार दी और शुवेंदु अधिकारी ने दूसरी बार उन्हें हरा दिया, तो उनसे ये हार पच नहीं रही है। बंगाल में 15 साल के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। 15 सालों तक बंगाल पर उन्होंने राज किया। अब टीएमसी को हटाकर पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। पिछली बार 77 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 206 सीट जीती है, यानी कि 129 सीट का इजाफा हुआ है। तो वहीं पिछली बार 215 सीट जीतने वाली टीएमसी इस बार सिर्फ 81 सीट पर सिमट गई। टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस को 2 सीट का फायदा जरूर हुआ है। पिछली बार 0 पर आउट होने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीट जीतने में कामयाब रही है और अन्य के खाते में पिछली बार जो 2 सीट गई थी उसका नंबर भी बढ़ा है और 4 हो गया है। इसमें 2 सीट तो हुमायूं कबीर की है। हुमायूं कबीर दोनों सीट से चुनाव जीत गए हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में भी 7.44% का इजाफा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी के वोट शेयर घटे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए जितना बीजेपी का बढ़ा है उतना ही टीएमसी का घटा है। कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरा है, लेकिन 2 सीट फिर भी आई है। मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। हमारे सहयोगी पवन नारा जुड़े हुए हैं, कोलकाता में इस वक्त मौजूद है और हमने देखा अपने शुवेंदु अधिकारी का भी पूरा कैंपेन बहुत बारीकी से देखा और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी। आपको तो अब 3 चुनावों का अनुभव हो गया पश्चिम बंगाल का। पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव में
आपने कौन सा बड़ा परिवर्तन देखा कि बीजेपी 200 से ऊपर सीट लाने में कामयाब हो पाई? देखिए मीनाक्षी, आपको ये समझना होगा, ममता बनर्जी की जो इमेज नेशनल लेवल पर दिखाई देती है, उसके उलट जमीन पर ममता बनर्जी एक अलग एंटिटी है और उनके नीचे काम करने वाली पार्टी अलग है, जो एक सिंडिकेट के तौर पर काम करती है। यहां पर वोटिंग के दौरान छापा मतलब नकली वोटिंग, बूथ जैमिंग मतलब वोटरों को निकलने ही मत दो, पहुंचने ही मत दो, और इंटिमिडेशन यानी वोटरों को वोट ना देने के लिए डराओ या धमकी दो कि वोट दी हमारे खिलाफ तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको नेशनल लेवल पर पिछले 15 साल में वजन नहीं दिया गया। 2011 में ममता बनर्जी करिश्मा बनकर आई जब उन्होंने सीपीएम की सरकार को हटाया, लेकिन उसके बाद 16, 19, 21 जो भी चुनाव हुए उसमें ये 3 पैरामीटर थे। और अब आज भी ममता बनर्जी 40% वोट शेयर पर खड़ी हैं, लेकिन आज ममता दीदी की हार के बाद सबसे बड़ा नुकसान जो आगे आने वाले वक्त में होने वाला है वो ममता दीदी की उस लिबरल छवि को होगा जिसमें माना जाता है कि ममता दीदी महिला हितैषी है, गरीबों का ध्यान रखती हैं, मां माटी मानुष की बात करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनके नीचे का तंत्र आतंक को पॉलिटिकल हथियार का इस्तेमाल करता है। तुष्टीकरण चरम पर था, ये उसी का गुस्सा है। और मैं एक तस्वीर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कालीघाट में जब ममता बनर्जी वोट मांगने के लिए पदयात्रा पर निकली तो वो हाथ जोड़ रही थी और महिला हाथ बांधे खड़ी थी। यानी पिछले वक्त में जब महिलाएं ममता बनर्जी को एक फीमेल आइकॉन के तौर पर देखती थी, अब की बार वो उनकी नमस्ते का जवाब देने से भी कतराती नजर आई। आरजीकर की घटना यहाँ का टर्निंग पॉइंट रही। वो सिर्फ एक आपराधिक रेप की घटना नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अपराधियों को बचाया गया, जमीन पर मैसेज गया कि ममता अपने पूरे सिंडिकेट को बचाकर ले गई, कल्प्रिट को बचाकर ले गई, बेटी को न्याय नहीं दिया। सब्जेक्ट रहा जस्टिस। और अब आप एक बात तय मानिए, जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो टीएमसी के आतंक की जब गवाहियां आएंगी तो एक श्वेत पत्र इस पर भी आएगा, एक रिसर्च पेपर इस पर भी आएगा कि कैसे बंगाल में हिंसा को चुनावी रणनीति का एक ऐसा हिस्सा बना लिया गया जहां लोग मूक दर्शक होकर विरोधी को जीतते देखते रहे। बहुत शुक्रिया पवन, आपने थोड़े समय ही जो पूरे पश्चिम बंगाल में बीते 15 साल में उन्होंने जो गलतियां की है, उन गलतियों का खामियाजा कैसे ममता बनर्जी ने भुगता है उसे आपने समेट कर रख दिया। बहुत शुक्रिया पवन आपका। लेकिन ये केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने काम किया है उसे भी आपको समझाना होगा। दीदी की करारी हार के पीछे और बंगाल को भय मुक्ति जिस तरह से मिली है, भरोसे की जीत हुई है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे थे। पहला फैक्टर तो हिंदुओं की एकजुटता का है। बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वो बीजेपी के पक्ष में चला गया। बीजेपी को महिला वोटर्स ने खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन दीदी के लिए नुकसान ये हो गया कि मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हुआ। कांग्रेस पार्टी को, हुमायूं कबीर को, लेफ्ट को मुस्लिम वोट मिले हैं और वहां पे जब सेंध लगी तो ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। ममता सरकार की 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी वो उनके खिलाफ गई। टीएमसी का भ्रष्टाचार और सिंडिकेट, जिसकी बात अभी हमारे सहयोगी कर रहे थे, उससे लोग नाराज थे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से पश्चिम बंगाल के लोग परेशान थे और इसके अलावा मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति, फ्रिल बंसल का काम जिस तरीके से वहां पर हुआ और फिर ऑपोजिशन का एक मजबूत चेहरा शुवेंदु अधिकारी के तौर पर सामने था। बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हुआ, इसका एक एग्जाम्पल आपको शुवेंदु अधिकारी के बयान से भी लग जाएगा। ममता को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी इस बार भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम भी जीते हैं। शुवेंदु का दावा है कि नंदीग्राम में मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो इस बार नंदीग्राम के हिंदुओं का ही सिर्फ काम करेंगे। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। मैं इनके आखिरी बयान से थोड़ा आपत्ति में अपनी दर्ज करती हूं। उन्हें अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उसका जो पहला हिस्सा था जिसमें वो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं,
ये पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल ग्रामर बदला कैसे? इसमें केवल हिंदू वोट नहीं है, इसमें वो तमाम टैक्टिक्स से रणनीति है जो बीजेपी ने अपनाई है। देखिए वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो एक हर चुनाव में एक सेंट्रल जो होता है नैरेटिव होता है, केंद्रीय मुद्दा होता है, और उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम चीजों को आप उसके इर्द गिर्द बुनते हैं। और जब सत्ता बदलती है तो ये किसी छोटे इशू पर सत्ता नहीं बदलती है। और आजकल तो हम लोग एंटी इनकम्बेंसी लगातार देख रहे हैं कि वो कैसे प्रो इनकम्बेंसी हो गई है, और इसका कोई पैमाना नहीं होता, कोई थर्मामीटर नहीं होता है। मीनाक्षी जी, स्टालिन 5 साल पर ही चले गए, विजयन 10 साल पर गए, ममता बनर्जी 15 साल पर गई, तो बीजेपी 3 साल में असम में है। 10-12 साल के बाद बीजेपी वापस लौटी, 5 साल के बाद रंगास्वामी भी वापस लौटे। तो ये कोई पैमाना नहीं है। योगी आदित्यनाथ 2 बार रिपीट हो गए से है, और ये कोई पैमाना नहीं है। इसी पश्चिम बंगाल में 2006 का चुनाव जब लेफ्ट लड़ने गया था तो 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद उनको सबसे ज्यादा सीटें आई 235। तो ये कोई इसका थर्मामीटर नहीं होता कि कितने साल पर कितनी डिग्री बढ़ जाएगी एंटी इनकम्बेंसी की, वो चीजें रहती हैं। लेकिन उसके जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई एक इमोशनल इशू चाहिए होता है जो इलेक्शन को एंकर करता है। तो इलेक्शन को एंकर करने वाला जो इमोशनल इशू था इस बार पश्चिम बंगाल में, वो हिंदू ध्रुवीकरण का था, राष्ट्रीय सुरक्षा का था, घुसपैठ का था। ये तमाम चीजें उसके इर्द गिर्द बुनी गई थी। आपका जब सेंट्रल नैरेटिव चलता है तो आपकी सारी चीजें चलती हैं, फिर आपकी कुछ कमियां भी होती हैं तो वो ढक जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आपका कमजोर है, आपका वोट आधार मान लीजिए बहुत बड़ा नहीं है, आप 70% को टारगेट कर रहे हैं, तमाम चीजें ढक जाती हैं जब आपका एक जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल इशू है, सेंट्रल नैरेटिव है, वो चल रहा है। तो हिंदुत्व का मुद्दा जो था वो चला बीजेपी का, वो बीजेपी ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई हिंदुओं को कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होगी। और इसमें केंद्रीय बलों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, चुनाव आयोग ने बड़ी भूमिका निभाई, और बीजेपी ये भरोसा दिलाने में कामयाब होगी कि हम जीत रहे हैं, हमारे साथ चलिए। एक बात जो हम नतीजे आने से पहले और पोल होने के दौरान भी अमिताभ जी कर रहे थे कि बीजेपी ये जानती है कि 80 सीटों पर तो उनका संगठन है ही नहीं, उनका बूथ मजबूत नहीं है। लड़ाई तो वो 215 सीटों पर ही कर रहे थे। अगर मैं उसको भी आधार मानकर देखूं तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर आकर खड़ी हो गई। 215 सीटों पर उन्होंने मेहनत की, 200 प्लस सीटें वो 206 सीटें लेकर आ गई है। एसेंशियली क्या है कि ममता बनर्जी की जो स्ट्रेंथ है वो 3M पर टिकी हुई थी, टीएमसी की। हमने काफी बार डिस्कस किया है, ममता मुस्लिम महिला। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी की 3M उन्होंने इजाद करी, मिस गवर्नेंस, दुर्नीति, महिला असुरक्षा और माइनॉरिटी अपीसमेंट। जैसा अजीत भाई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल जो माइनॉरिटी अपीसमेंट जो है, एक्सेसिव माइनॉरिटी अपीसमेंट, ये सेंट्रल थीम बन गया और ये रिजल्ट कर गया आपका हिंदू कंसोलिडेशन में। इसी के अंदर सारी बातें आ गई, मिस गवर्नेंस आ गया, महिला सुरक्षा आ गया, करप्शन आ गया, लैक ऑफ डेवलपमेंट आ गए, लैक ऑफ जॉब्स आ गए। सारे मुद्दे जो थे अल्टीमेटली एंटी इनकम्बेंसी जिसकी वजह से थी, ये इस मुद्दे में आकर के केंद्रित हो गए। मुस्लिम अपीसमेंट था अगर मुद्दा, सेंट्रल मुद्दा, तो फिर मुस्लिम वोटों का भी तो बिखराव हुआ। वही बात है। तो दो बातें हैं कि एक मुस्लिम अपीसमेंट था जो हिंदू समाज को लग रहा था कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है, ठीक। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि टीएमसी के बड़े लीडर्स के जो हेंचमैन होते थे वो मुस्लिम समाज से आते थे। इस बार कैंडिडेट्स बन गए वो, जो ये जहांगीर फाल्टा, हाँ क्या थे ये भाई साहब, करेक्ट। तो ये ऑफ कोर्स दिख गया लोगों को। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज में भी ये पूरे भारत में चल रहा है, जो युवा वोटर है, रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब 30% आबादी है लगभग मुस्लिम समाज की, लेकिन टिकटें कितनी दी? 47। देनी चाहिए तो 100, है ना। तो इसकी वजह से चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे एएमआईएम तो जीती नहीं है। इन पार्टीज ने इसके ऊपर घेर लिया ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी की पार्टी में सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है, हम लोग नहीं बता पाएंगे, जो इतना पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, है ही नहीं, करेक्ट। तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक डिस्कंटेंट था। और वहां पर एक और मुद्दा हुआ, वक्फ बिल जी इंप्लीमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में। ये कोई नहीं कह रहा है, जहां तक आप एक बार इसको चेक भी करिए, मुझे भी किसी ने कहा है, मुझे भी ये नहीं पता था। सर, मैं तो ये कह रही हूं कि बात होनी चाहिए विकास की, ठीक। अगर हम आइडियोलॉजिकली इसको देखें, और एक बात इस पूरे नतीजे के बाद साफ हो गई है कि केवल मुस्लिम वोटों के सहारे अगर कोई भी क्षेत्रीय दल ये सोचता है कि वो पावर में आ जाएगा, तो वो अब हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में मुमकिन नहीं है।
और ये बात समाजवादी पार्टी को भी शायद समझ में आ रही है, इसलिए आज सुबह सुबह अखिलेश यादव भी जब पोस्ट करते हैं तो कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आते हैं और बात बंगाल की हो रही है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को मिली ही ऐसी प्रचंड जीत है। भगवा रंग में पूरा पश्चिम बंगाल रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की सत्ता तो यहाँ पर फिनिश मोड पर आ गई है। इस बीच बंगाल के अलग अलग इलाकों से हिंसा की भी खबरें आई हैं। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर उनके दफ्तरों को निशाना बनाए जाने का आरोप लग रहा है, तो कहीं पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर है, कहीं आगजनी की भी खबर है, तो कुछ तोड़फोड़ भी हुई है, कहीं पुलिस को हालात को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। वो जितनी तस्वीरें आ रही हैं साउथ कोलकाता की, आसनसोल की, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिमी वर्धमान की, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें, और इसलिए चुनाव के नतीजों के उपरांत भी ये निर्णय लिया गया कि सुरक्षा बल जाएगा नहीं, वो यहाँ पर तैनात रहेगा। इसलिए मैं फिर भी कह रही हूँ 2021 के बाद जो हुआ था उन परिस्थितियों से आज की तुलना करें अजीत जी तो फार बेटर मैं कहूंगी। हालांकि इतना भी होना ठीक नहीं है, बट फार बेटर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जो जिस तरह की हिंसा 2021 के बाद हुई थी या उसके पहले हुई थी, जो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए ये कुछ भी नहीं। न चुनाव के दौरान हुआ, न चुनाव के पहले हुआ, और चुनाव के बाद भी ये जो हिंसा हम लोग देख रहे हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्थानीय कारण से उत्पन्न हुए हैं। कहीं कोई कैंडिडेट है कम अंतर से हारा है, या कहीं वो जो हिट ऑफ द मोमेंट में जो हिंसा होती है ये उस तरह की हिंसा है। ये इंस्टीट्यूशनल हिंसा नहीं है, प्लान करके हिंसा जैसे पहले होती। अगर तृणमूल कांग्रेस यहाँ जीती होती तो जो स्थितियां होती, या जीत हार का अंतर कम रहता, तो तब वो जो हिंसा होती वो नहीं है। ये प्लान करके हिंसा नहीं हो रही है। एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों के मन में है सुरक्षा बलों की मौजूदगी से। और आज अखबारों में हम लोगों ने देखा कि जितने भी सीएपीएफ हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे इंडो तिब्बत फोर्स में पुलिस बल हो, सबके डीजीपी कोलकाता में बैठे हुए। तो ये अपने आप में एक बड़ी पावरफुल तस्वीर है कि सिक्योरिटी है हमारे यहाँ। कोई इंस्टीट्यूशनल तरीके से प्लान करके कोई हिंसा नहीं कर सकता है। सर, मैं अमिताभ जी एक भारत के नक्शे की बात करना चाहती हूँ। अभी 4 दिन पहले जब मैं रिसर्च करने बैठी, फिर भारत का नक्शा देखूं, उसका पॉलिटिकल मैप देखूं, वहां पर बीजेपी कहां पर है, गठबंधन की सरकार कहां पर है, कांग्रेस पार्टी की ताकत कहां रह गई। तो आज की तारीख में अगर मैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का पूरा मैप देखती हूँ तो वहां पर भगवा ही भगवा हो गया है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, एक तस्वीर पहले ही आपको दिखा दें, कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हैं नितिन नवीन। अच्छा, और जिस तरीके से तैयार होकर सब पहुंचे हैं, पीछे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के दिखाई दे रहे थे क्या? हाँ, वो थी वो बांसुरी स्वराज। हाँ, बांसुरी स्वराज भी दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बात और चल रही है जरा सोशल मीडिया पर, वो भी दर्शकों को बता दें कि लकी मैस्कॉट बन गए हैं नितिन नवीन। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ साथ बिहार में तो वैसे भी एनडीए की सरकार पहले भी थी, लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, और फिर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बन गई, फिर से बीजेपी आ गई। इधर पश्चिम बंगाल में जो कभी नहीं हो पाया वो हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल का खिल जाना है ये इस बात की, ये इमोशनली एक बड़ा मूवमेंट है जो हम लोग कल प्रधानमंत्री के भाषण में भी देख रहे थे कि जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उस समय से एक समय था जब जनसंघ ने चुनाव लड़ा था और वहाँ कोई 7-8 सीटें या 9 सीटें वहाँ भारतीय जनसंघ ने जीती थी। वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था उस समय के हिसाब से। फिर उसके बाद की लड़ाइयों में लगातार कमजोर होती गई। जब नई भारतीय जनता पार्टी बनी तब तो 2 सीट से आगे बढ़ नहीं पाती थी जी। तो एक ऐसा समय आया जो 2 सीट से 3 सीट से 77 सीट पहुंची और सीधे 206 सीट पर बीजेपी पहुंची है। तो एक इमोशनल ये मुद्दा तमाम वहाँ बंगाल के लोगों के लिए भी है, बीजेपी के वर्कर्स के लिए भी है। कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हैं, और जब मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ तो अमिताभ जी, यहाँ पर इंडिया के पॉलिटिकल मैप की बात करना बहुत जरूरी है। हर जगह कमल छाप कमल छाप कमल छाप हो गया है। आज मैं देख रहा था, मतलब मैं भी किसी अखबार में ही देख रहा था आज सुबह कि 2021 में 18 राज्यों में एनडीए की सरकार थी, 12 बीजेपी और 6 उसके सहयोगी दलों की, और आज 22 राज्यों में है, 17 और 5। तो ये ट्रेजेक्ट्री है, 12 से 17 और 6 से 5, यानी 12 से 17 भी 1.5 गुना होता है। दूसरी बात एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी का जो एक ट्रेंड है, उसका जो कोड है, उसको क्रैक कर लिया है। आसाम और पुडुचेरी 2 राज्य जीती, पहले इससे बिहार जीती, हरियाणा जीती और महाराष्ट्र जीती।
है ना, प्रो इनकम्बेंसी। वहीं पर आप देखिए विपक्ष की सरकार जहां है, बंगाल में विपक्ष की सरकार थी, यानी विपक्ष यानी टीएमसी की थी, और जी। बीजेपी विपक्ष था, जी 200 सीटों से ऊपर आई, सफाया हुआ है। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार थी, विपक्ष, जिस पार्टी ने हराया है ऑलमोस्ट मेजोरिटी पे पहुंचा है, और जी, यूडीएफ ने जब हराया है लेफ्ट को 100 से ऊपर सीटें आई हैं। यानी विपक्ष की सरकारें जहां पर हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इतना स्ट्रांग है कि जो नई सरकार आ रही है वो सफाया कर रही है इनकम्बेंट सरकार का, और जो भाजपा सरकार में है वो प्रो इनकम्बेंसी में लगातार जीत रही है। तो मुझे एक चीज ये समझाएं, क्योंकि आप आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं। ममता बनर्जी ने इसी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए अपने 70 सिटिंग विधायकों के टिकट या तो काट दिए, बदल दिए, और उसमें से बड़े बड़े चेहरों के भी टिकट काटे गए। कल्याण बनर्जी भी कैसे निराश हुए थे कि चीफ विप के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है और ये मेरी चुनौती है, मेरी विफलता है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो वहां पर इसी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश तो ममता बनर्जी ने भी की थी। वो कामयाब कैसे नहीं हो पाई और बीजेपी कैसे कामयाब हो जाती है सभी प्रदेशों में? क्योंकि उसमें एक पेच है। वो जो 72-74 लोगों के टिकटें काटे गए हैं वो लार्जली अभिषेक बनर्जी के कहने पे काटे गए हैं। वो ओल्ड गार्ड ममता लॉयलिस्ट के टिकट काटे गए हैं, और यहां पर इस चुनाव में इंटरनल सबोटाज भी टीएमसी में काफी हुआ है। उसमें से लगभग आधा लोग जिनके टिकटें कटी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा या किसी और विपक्ष दल के साथ उनकी जो क्या कहते हैं कैलकुलेशंस हो गई थी। तो ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो लड़ाई है, ममता वर्सेस अभिषेक, उसका नतीजा था एंटी इनकम्बेंसी। मैं अभिषेक बनर्जी वाले मुद्दे पर आऊं उससे पहले अजीत जी, ये प्रो कम्बेंसी वो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान विपक्ष को हमेशा हर राज्य में भुगतना पड़ रहा है। ये कोड विपक्ष क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ प्रो इनकम्बेंसी के साथ एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो जिस स्पेस में पॉलिटिक्स कर रही है उस स्पेस में अकेली पार्टी है, और बहुत ही कायदे से रुचिर शर्मा ने इसको आर्टिकुलेट किया, जो रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और अपना उनका इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू यहाँ हुआ उनका, उन्होंने कहा ये, और कि जिस स्पेस में बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है उस स्पेस में वो अकेले कर रही है। बिल्कुल, एक्सप्रेस अड्डा में कर रहे थे, और ये एक हम लोग काफी दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि एक एक करके जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो कमजोर होती जा रही हैं या खत्म होती जा रही हैं। जैसे शिवसेना के साथ हुआ, जैसे अरविंद केजरीवाल एक आए थे फ्रेश एयर के साथ, और वो जय श्री राम के वो मतलब नारे न लगाना छोड़ करके बाकी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, वो हनुमान मंदिर जाना ये सब कर रहे थे। तो ये इस तरह की पार्टियां अगर हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां नहीं आएंगी तो उस स्पेस में अकेली मोनोपोली है भारतीय जनता पार्टी की। तो वो हमेशा एक अंतरधारा चलती है जिसको हम लोग अंडर करंट कहते हैं हिंदू वोट की, बीजेपी के फेवर में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। तो ये उसका एडवांटेज है जिसकी वजह से वो प्रो इनकम्बेंसी को, बाकी फैक्टर तो सब लोग आजमाते हैं, सब लोग पैसे दे रहे हैं, सब लोग सेवाएं दे रहे हैं, और जो सब चीज जो भारत सरकार कर रही है उस तरह की बातें सब लोग कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, विकलांगों, दिव्यांगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सब कर रहे हैं। वो करने के साथ साथ एक हिंदुत्व का जो फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो एडेड एडवांटेज है जिससे इसकी प्रो इनकम्बेंसी जो है वो ज्यादा कारगर हो जाती है और अपोजिशन की पार्टियां नहीं कर पाती। और एक बात जो अभी अमिताभ जी ने कही कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, अभिषेक बनर्जी को हमने सबसे ज्यादा वोकल देखा, लेकिन वोकल के साथ साथ डेरोगेटरी देखा। बिल्कुल, ममता बनर्जी वोकल होती है, डेरोगेटरी नहीं होती है। क्या ये बात भी वहां बंगालियों को समझ में आ रही थी कि ममता बनर्जी इज एक्सेप्टेबल बट अभिषेक बनर्जी इज नॉट एक्सेप्टेबल? ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो बांग्ला भद्रलोक है उसने इस बात को एकदम रिजेक्ट किया, और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को नहीं, अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से धमकी दी केंद्रीय गृह मंत्री को, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे थे, या डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से नरेंद्र, अमित कह के संबोधित करना शुरू किया। ये हो सकता है कि आप एक टेक्निकली कहते हैं कि अपोजिशन के लोग भी तो राहुल को राहुल कहते हैं, राहुल गांधी को ममता कहते हैं, लालू कहते हैं, तो हम नरेंद्र कहेंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन बांग्ला भद्रलोक में ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। उनके यहाँ उनका अपना एक कल्चर है, और खासतौर से भद्रलोक का, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो उन्होंने इस चीज को खारिज किया, इस डेरोगेटरी रिमार्क्स को, भड़काऊ बातों को, हिंसा के की जो धमकी दे रहे हैं, इन सब चीजों को भद्रलोक ने खारिज किया। ये एक बड़ा सेटबैक था। और हम इस चुनाव के दौरान लगातार ये चर्चा करते रहे हैं, और ये बात केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में भी लागू होती है कि अपर कास्ट भले ही संख्या में बहुत छोटा हो,
लेकिन वो एक डायरेक्शन देने का काम करता है। और Influential होता भद्र लोग जो है पश्चिम बंगाल का भी वो इन्फ्लुएंशियल है। वो जब तक ममता बनर्जी के साथ था, जब हटा तो ममता बनर्जी की सत्ता भी गई और उनकी सीट भी गई। अब एक बात जो एक और पत्रकार है, मैं उनका पोस्ट पढ़ रही थी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात लगी। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव 2 बार हारे, अमिताभ जी तेजस्वी यादव 2 बार हारे, शरद पवार जो कि अपनी पार्टी के और राजनीति के भी चाणक्य कहे जाते थे, वो भी अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए। उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, उसमें भी टूट हो गई। केजरीवाल अपनी सीट हार गए, ममता बनर्जी 2 बार अपनी सीट हार गई और स्टालिन भी अपनी सीट हार गए, नवीन पटनायक तक जैसे इतने सीनियर लीडर हार गए। लेकिन फिर भी विपक्ष है कि सीखने को तैयार नहीं है, वही ईवीएम का रोना रो रही है। कोर्स क्या करेक्शन होता है नहीं कि जब एक स्टूडेंट, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं और एग्जाम देने जाता हूं, फेल हो जाता हूं, और विपक्ष के जैसा मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं कहता हूं कि मम्मी ने मुझे पराठे खिलाए थे इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। करेक्ट। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने तैयारी खराब की थी इसलिए हार गया। तो जब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हम लोगों के लिए भी लाइफ में एप्लीकेबल है कि जब हम लोग किसी चीज में खराब प्रदर्शन करते हैं, हारते हैं, अगर उसका सही आकलन नहीं करेंगे तो हम स्ट्रेटजी ही नहीं बना सकते कि हम कैसे जीतेंगे। तो अगर हमने हार का आकलन कर लिया कि हम एसआईआर और वोट चोरी की वजह से हारे हैं, तो आप स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे कि हम ये चुनाव जीते? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो आप क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, क्यों क्षेत्रीय दल जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं? उसका कारण है, क्षेत्रीय दल जो भारत में है वो पर्सनालिटी ड्रिवन है, कोई ना कोई फैमिली उसको कंट्रोल करती है। अब जितने भी क्षेत्रीय दलों की आपने बात करी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ठाकरे परिवार हो, आरजेडी हो, स्टालिन की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इन सब में 2nd या 3rd जनरेशन लीडर्स हैं। स्टालिन भी, उदयनिधि स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। तो ये 2nd और 3rd जनरेशन लीडर्स जो हैं वो उतने कैरिस्मेटिक नहीं हैं जो पहले के लीडर्स थे। दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ना उन्होंने कोई संघर्ष किया है इस पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ना उनका कोई कनेक्ट है कैडर के साथ। ये बात इसकी वजह से ये लोग कमजोर हो रहे हैं। ममता बनर्जी पर भी लागू होती है, अभिषेक बनर्जी ने संघर्ष किया। करेक्ट, स्ट्रीट फाइटर है। नितिन नवीन क्या कह रहे हैं वो आपको बताओ। पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजय श्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया, आशीर्वाद लिया हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख, शांति, समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। तो विकास और विरासत के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करे, यही आशीर्वाद मांगने कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे नितिन नवीन को आपने सुना। आइए बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तमिलनाडु की सियासत में भी बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया और एक नया चैप्टर खुल गया। राजनीति में नए उतरे तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु में स्टालिन की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में डीएमके और एआईडीएमके समेत सभी को पछाड़ दिया और अब सुपरस्टार विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है।
विजय की पार्टी टीवी के बहुमत से 10 कदम दूर है। उसे कुल 108 सीटें मिली है, जबकि बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विजय की पार्टी टीवी के कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन पर मंथन कर रही है। विजय सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार भी कर रही है, ताकि सामान्य बहुमत होने के बावजूद स्थिर सरकार बनाई जा सके। खबर है कि राहुल गांधी ने भी टीवी के प्रमुख विजय से फोन पर बात की है। कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का वादा किया है। हालांकि तमिलनाडु में कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायक जीते हैं। ऐसे में विजय को और कौन कौन समर्थन देगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस तरह इस मुद्दे पर हम बात कर लें। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या चर्चा कर रहे थे? अमिताभ जी कह रहे थे कि ये जो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ये सत्ता सिल्वर स्पून में मिली है, तो उन्हें पता नहीं है कि राजनीति करनी कैसी है। और वही दूरदर्शिता का अभाव अमिताभ जी राहुल गांधी में दिखाई दिया। और उसका उदाहरण सबसे बड़ा यही है कि जब पार्टी के ही कुछ लीडर्स ने कहा था चुनाव से पहले कि आप एक बार विजय से अलायंस करने की बात तो करें, कोशिश तो करें, तो राहुल गांधी ने एकदम मना कर दिया। और अब राहुल गांधी, मुझे पता चला शायद मस्कट पहुंच गए हैं और वहां से फोन करके विजय से बात कर रहे हैं। तो एसेंशियली अगेन न्यू गार्ड वर्सेस ओल्ड गार्ड है, जो प्रवीण चक्रवर्ती, मणिकम टैगोर वगैरह कह रहे थे कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में उस वक्त जब बात चल रही थी कि टीवीके को 30% वोट शेयर आ रहा है उनके सर्विस में, तो अगर 30% रेगुलर कॉन्टेस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ही है कि भाई पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर कांग्रेस का 4-5% जुट जाए, ऐसी धारणा उस वक्त थी, तो टीवीके स्वीप कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी, वही वाली बात है कि वो स्टेटस कोइस्ट, कोई डिसीजन लिया नहीं, इनडिसाइसिव, और डिसीजन इतना लेट लिया कि टीवीके अकेले, अगर टीवीके के साथ अलायंस हुआ होता तो टीवीके शायद उनको 75 सीटें ऑफर कर रहा था। तो इस लहर में शायद कांग्रेस पार्टी भी 30-40 सीटें जीत गई होती, डेप्यूटी सीएम बन गया होता उनका, कुछ मंत्रालय मिल गए होते। सर, फॉर्मूला समझने के लिए आपके पास आऊं। हमारे सहयोगी टी राघवन भी जुड़ गए हैं चेन्नई से। आप चेन्नई पहुंच भी गए राघवन? अभी कल तक तो आप हमारे साथ स्टूडियो में थे, चर्चा कर रहे थे, इतनी बड़ी विजय पर विश्लेषण कर रहे थे। अब ये बताएं कि टीवी के क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है? जी देखिए मीनाक्षी, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसा एक नया इतिहास जो है तमिलनाडु की राजनीति में लिखा गया है। इसी वजह से हमें ग्राउंड पर आकर इस चीज़ को एहसास करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। और हम यहाँ पहुँचे हैं विजय की जो पार्टी है उसके हेडक्वार्टर्स के बाहर, टीवीके के यहाँ पर एमएलएस का आना अब शुरू हो गया है। देखिए, जैसा आपने बताया कि अब जो 10 कदम पार्टी जो है वो दूर है सामान्य बहुमत से, इसीलिए जो सूचना अभी हमें मिल रही है उसके मुताबिक लेफ्ट पार्टीज के साथ विजय की पार्टी की ऑलरेडी चर्चा बातचीत शुरू हो गई है। दोनों लेफ्ट पार्टीज को मिला लें तो उनके मिलाकर 4 एमएलए यहां पर जीते हैं। उसके अलावा जैसा आपने बताया कि कांग्रेस पहले से ही इस बात को लेकर, जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व था वो ये चाहता था कि विजय के साथ जाएं। कांग्रेस के 5 एमएलए जीते हैं, वो 5 एमएलए भी अब विजय के साथ समर्थन में जाते हुए दिख रहे हैं। और उसके अलावा पीएमके, जो एआईडीएमके गठबंधन का हिस्सा है, पहले जो 2 पार्टीज की मैंने चर्चा की थी वो डीएमके का गठबंधन का हिस्सा थे चुनाव में, और पीएमके पाटाली मक्कल कच्छी जो है वो एआईडीएमके के गठबंधन का हिस्सा है, उसके 4 एमएलए जीते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो आरोग्य स्वामी, जो पहले पीएमके के रणनीतिकार होते थे, अनबुमणि रामदास के काफी करीबी थे, वो अब विजय की पार्टी में है। वो उन्होंने स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई है। ऐसे में पीएमके के साथ भी बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। 4 + 5 + 4 ये ऐसा पहला कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जिससे वो आसानी से सरकार का गठन कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सब पार्टियों को टीवीके की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सपोर्ट मिलता है तो उस स्थिति में मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि एक मजबूत सरकार का गठन किया जा सके, क्योंकि आउटसाइड सपोर्ट हमेशा खतरे की घंटी साथ में कुछ कंडीशंस लेकर आता है। तो ऐसे में जो ये पार्टियां मीनाक्षी अब तक एआईडीएमके या फिर डीएमके के गठबंधन का हिस्सा रही हैं पिछले 30 साल में, एमएलएस भी बहुत बहुतायत में जीतते हैं उनके सपोर्ट के साथ, लेकिन कभी भी इन्होंने सत्ता का स्वाद तमिलनाडु में नहीं चखा है। इसलिए अब ऐसा लगता है कि टीवीके के थ्रू इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। तो ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। आप 2 सिनेरियो बता रहे हैं और हम 3 सिनेरियो जो है राघवन इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजय जी, ये तीनों सिनेरियो आपके सामने भी है, दर्शकों के सामने भी है। तो जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें टीवी के एआईएडीएमके, अगर ये होना होता तो ये चुनाव से पहले हो जाता। एग्जैक्टली, एडीएमके के साथ बातचीत भी हुई थी सीटों के तालमेल तक की दोनों के बीच में। बीजेपी भी चाहती थी कि विजय के साथ एआईडीएमके का तालमेल हो जाए, लेकिन अब ये सीन हमको ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि फिर ये वो अन्ना डीएमके को एक स्पेस उसका बना रहेगा सरकार में शामिल करके। ये विजय नहीं चाहेंगे, वो भी अपने चाहेंगे कि अपना जो दोनों द्रविडियन पार्टी के खिलाफ अगर उन्होंने एक स्टैंड लेकर के एक राजनीति की है तो उसी राजनीति पर वो आगे चले।
इसलिए कांग्रेस प्लस पीएम के जो हम लोग ऑप्शन दिखा रहे हैं सिनेरियो सेकंड नंबर, हाँ, कांग्रेस 108 टीवीके की, 5 कांग्रेस की, 4 पीएम के और एक अन्य 118 का नंबर। वो मुस्लिम लीग का है। लेकिन इसमें लेफ्ट भी आ जाए तो ये 118 के ऊपर चला जाए, लेफ्ट को भी ले लें इसमें तो ये 118 की जगह 122 हो जाए। तो इसमें कोई ये वाला ऑप्शन जो है 118 प्लस इसमें लेफ्ट, मतलब पहला और दूसरा मिला करके जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं ना, कांग्रेस IUML जिसमें आपने मुस्लिम की और 4 लेफ्ट की और 2 VCK की और 4 पीएम के भी, 4 पीएम के। हाँ, तो थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और उसमें फिर वो नंबर्स भी बढ़ जाएंगे और उन सबके अपना मंत्री बना करके टीवी के उनके साथ सरकार चला लेगी। ये इंटरेस्टिंग है। राघवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आज तो दिन भर इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एक ताजा एकदम एक्सपोज पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट आया है, वो जरा मैं अब आपके सामने पढ़ देती हूँ। बेचैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, वो अरविंद केजरीवाल की समझ से बाहर जा रही है। अब कैसे कोई आंखों के सामने कोई चीज हो रही है उसको आप डिनाई करते हैं, वो आप देखें। जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा में नहीं जीत पाई, यानी कि 2014 के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद, जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था वो उसकी बात करें, और 16 में बंगाल का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 3-3 सीटें आई। उसी दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? ये जो कैसे है ना अमिताभ जी, वेरी क्विक कमेंट्स, क्योंकि अब हमें ब्रेक के लिए जाना है। ये वही वाली बात है ना जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप अपनी हार को सही से एनालाइज ही नहीं कर सकते तो आप उसके लिए स्ट्रैटेजी सही नहीं बना सकते। आज जब 17 राज्यों से, जब हमने शुरू करा शायद, या 18 राज्यों से, 17 राज्यों से 22 राज्यों में सरकार हो गई, आज बम्पर जीत हर राज्य में मिल रही है, प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी अपनी सरकार रिटेन कर रही है। और अगर कोई बोले कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो पाताल में है, तब भाई उसके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलेंगे? केजरीवाल नहीं समझे, लेकिन अमिताभ जी समझ रहे थे। अमिताभ जी ने बंगाल भी परफेक्ट समझा और ये उन 2 लोगों में से थे जिन्होंने तमिलनाडु भी सही समझा। बिल्कुल, इन्होंने टीवीके के लिए उसको 30% वोट, 30% प्लस वोट, और वो एक बड़े फोर्स के तौर पर विजय उभर रहे हैं। वो प्रेडिक्ट करने वाले लोगों में है एक अमिताभ जी भी। तो अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल को कैसे नहीं दिखा। अमिताभ जी तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को सलाह दे देती हूँ कि केवल जमीन के लोगों की बात मत करिए, जमीन पर जाकर लोगों से जुड़िए, उनसे बात करिए, कुछ अच्छे विशेषज्ञों के साथ बैठक कर लीजिए। अमिताभ जी हैं हमारे साथ आप उनसे चर्चा कर लीजिए, क्यों और कैसे, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे आपको दिखाएंगे बंगाल में करारी हार के बाद क्या है ममता के नए बहाने, राहुल से अखिलेश तक कैसे खोला EVM और FIR के खिलाफ मोर्चा, बंगाल में कहां भिड़े बीजेपी और TMC के कार्यकर्ता, मोदी की विजय क्रांति, ये क्या है इनसाइड स्टोरी, बताएंगे आपको सुबह 11 बजे।